नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने और बरतने पर लगता है। तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है और ये कुछ कौशलों और योग्यताओं को प्रभावित भी कर सकती है। लेकिन बच्चे की बौद्धिकता के सामान्य स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत आती है, ये बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। तो इसकी गंभीरता हर बच्चे में अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ बच्चों को पढ़ने और लिखने में कठिनाई आ सकती है, कुछ नए शब्द और अर्थ नहीं सीख पाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें व्याकरण या नई भाषा में समस्या आती है। भाषा को समझने में इस कठिनाई की वजह से बच्चा पढ़ाई लिखाई में पिछड़ सकता है। तो डिस्लेक्सिया कई और किस्म की सीखने से जुड़ी विकलांगताओं, जो एडीएडी या ऑटिज्म के साथ दिखाई दे सकती है। तो किशोरावस्था और वयस्कों में भी ये इसके डिस्लेक्सिया के लक्षण पाए जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बच्चों में ही हो, बड़ों में भी ये बीमारी हो सकती है। और सबसे अच्छी एक बात बताएं आपको कि आपने एक फिल्म है जो तारे जमी पर, आज शायद आपने वो सभी फिल्म देखी होगी सभी लोगों ने। उस फिल्म में जिस बच्चे को एक बीमारी के तौर पर जो दिखाया गया है, उसकी मानसिक कमजोरी के तौर पर जिस तरह से उसे दिखाया गया है, लगभग ये वही बीमारी है, उसी तरह की ये बीमारी है। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कितना खतरनाक साबित हो सकती है डिस्लेक्सिया बीमारी और क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि बच्चों में इस तरह की समस्या है, क्या कुछ बच्चों के व्यवहारिकता से पता चलेगा। इस बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये भी बता दें आपको कि बच्चों को लेकर भले ही कहा जाता हो, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़े और वयस्कों में भी ये बीमारी हो सकती है। तो चलिए हम विशेषज्ञों से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान और उन्हीं से हम जानेंगे इस पूरी बीमारियां के बारे में कि किस तरह की समस्या है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। चलिए, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, मनोचिकित्सक, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए डॉक्टर सत्यकांत, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है ये डिस्लेक्सिया बीमारी, क्या कुछ इसके लक्षण हैं? जी, सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस चर्चा पे आयोजन किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यूजुअली समाज में इग्नोर्ड है। तो अगर हम इस शब्द की बात करें तो इससे मिलता जुलता शब्द जो हमारी साइकियाट्री के लिटरेचर में दिया जाता है उसे हम लोग स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। और ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंटल फैक्टर, कोई किसी एक फैक्टर की वजह से ये नहीं होता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। समस्या ये होती है कि ये कोई बीमारी ना होकर कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो चीज एक नियत जगह पर होनी चाहिए थी वो समहाउ नहीं है किन्हीं भी कारणों से। तो इस कंडीशन में एक्चुअली जो मस्तिष्क होता है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल जो सूचनाएं होती हैं उनका ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इस कारण से इसमें जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये होता है, उनमें लिखने पढ़ने में, समझने में कमी, कई बार वो शब्द को बीच बीच में छोड़ देते हैं, कुछ शब्दों को उल्टा बताना, राइट लेफ्ट का डिसोरिएंटेशन भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये समय के साथ इसकी अवधारणा बदलती रही है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चले गए तो पता चला कि ये स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें स्कूल का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आता चला गया। और फिर इसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मैथमेटिक्स में समस्या है या भाषा को लेकर के समस्या है, ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं। समस्या इस बात की होती है कि कई बार इसमें बहुत सारे अन्य जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट का एसोसिएटेड होना, ऑटिज्म का एसोसिएटेड होना। तो इसका प्रेजेंटेशन कई बार बदलता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम साइकियाट्रिस्ट लोगों के पास में हम लोगों ने ये देखा है कि यूजुअली ये हमें मेल्स में ज्यादा, बच्चों में, लड़कों में ज्यादा ये देखने को मिलता है। इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज रहती हैं कि लड़कों में क्यों ज्यादा होता है। कई बार ये भी देखा गया कि प्रेजेंटेशन उनमें डिफरेंट होता है, इसकी वजह से हो जाता है। कई बार नोटिसेबल होता है, ये इस कारण से भी होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रेजेंटेशन हमें इसमें दिखाई देते हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह से हम इस पूरे विषय को लेकर बात कर रहे थे, खास करके बच्चों को लेकर के भी आपने बताया कि बच्चों में भी ये समस्या होती है। इसके अगर हम लक्षण ये जानना चाहें कि ऐसे मान लीजिए लगभग सभी घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो किस तरह की उनकी अ, स्थिति बन जाती है या किस तरह से उनका व्यवहार हो जाता है जिससे ये हमें लगने लगे कि शायद इसको इस तरह की समस्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे ही स्कूल एज ग्रुप में बच्चा जाता है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि लर्निंग में उसमें डिसेबिलिटी समझ में आती है। जैसे अगर हम दूसरे बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, हमारे पड़ोस में बच्चे होते हैं, हमारे खुद के ही बड़े बच्चे होते हैं, उनसे जो डेवलपमेंट है, जैसे किसी पर्टिकुलर एज में इस बच्चे ने ये सीख लिया था, उसको पढ़ना है, लिखना है, इवन समझदारी, जो शब्दों को लेकर के जो उच्चारण होता है उसकी समझ में भी डिफरेंस आ सकता है। तो अगर बच्चों में नंबर में, कैलकुलेशन में, मैथ के जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उसमें, और जो आप बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ियां दिखने लगती हैं। वहां से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस बच्चे में पर्टिकुलर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से जो बुद्धि शक्ति है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, आंखों में जो देखने की क्षमता है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, और ये भी देखा जाता है कि उसको प्रॉपर स्कूलिंग दी गई है कि नहीं। अब हम एक्सपेक्ट करें कि 5-6 साल का बच्चा स्कूल कभी नहीं गया है और हम उससे बोले, सोचे कि इससे एबीसीडी नहीं बन रही, अक्षर सही से नहीं बन रहे हैं, मैथ्स नहीं बन रही है, इसलिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें नॉर्मल और अबनॉर्मल में डिफरेंशिएट करना आना होगा। इसमें हम विशेष तौर पे ध्यान देते हैं कि विजुअल इक्विटी, जो विजुअल परफॉर्मेंस है, ऑडिटरी जो श्रवण शक्ति है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको प्रॉपर स्कूलिंग दी गई है, और जो घर का माहौल है वहां पर भी एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड बात होनी चाहिए। अगर ये सब के बाद भी समस्याएं आ रही हैं पढ़ने लिखने में, बोलने में, स्पेल करने में, लिखने में, नंबर्स में, तो मुझे लगता है कि तब हम लोग उसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। चलिए सर, एक सवाल और कि अगर हम ये मान लें कि छोटे बच्चों में इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वयस्कों में और बुजुर्गों में भी इस तरह की समस्या हो सकती है, तो क्या ये समस्या शुरू से रहती है या फिर बीच में कभी भी हो सकती है? जी, इसे हम बहुत सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत पहले भी था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लेट एज में हमें जब पता चलता है, जैसे हम डिसलेक्सिया की बात या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसका जो डिटेक्शन रेट है वो तेजी से बढ़ा है, क्योंकि अवेयरनेस आई है। तो जहां वो जो एडल्ट केसेस भी होते हैं वो कहीं ना कहीं बचपन के मिस्ड केसेस होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, या उनकी सीवियरिटी कम होती है, या कई बार हमें ही ये पता नहीं होता है कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए हम कहीं पर हेल्प ले सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये बाद में दिखती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचानक रातों रात प्रेजेंट हो जाएगी युवाओं में या वृद्धजनों में। चलिए सर। सर, हमारे साथ डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका भी। आज हम बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया को लेकर। किस तरह की ये बीमारी है, कैसे इसको समझ सकते हैं और आप इसको और बेहतर तरीके से भी समझा सकती हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों ने आज बहुत अहम एक मुद्दा उठाया है। और डिसलेक्सिया बीमारी तो पुरानी ही है, लेकिन वो जो बॉलीवुड की फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, उस समय से लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। और आप लोग जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं उससे भी लोगों को जानकारी और मिल पाएगी। तो डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो एक लर्निंग डिसऑर्डर के तहत आती है, यानी बच्चों में या इंसान में लर्निंग को लेके, यानी सीखने की जो प्रवृत्ति है, चाहे वो रिटन वर्क हो, खासकर उसमें दिक्कत आती है। खासकर जैसे आप लोग को पता ही होगा या पहले इन्होंने बताया होगा कि अल्फाबेट्स जो है वो मिरर इमेज में दिखते हैं, BD दिखेगा, 6-9 दिखेगा, इस तरह से। तो मिरर इमेजिंग होती है, तो कई बार उनमें रिटन वर्क में मिस्टेक्स रहती है, और जानकारी के अभाव के कारण इन लोगों को पनिशमेंट भी इन बच्चों को ज्यादा मिलती है, और माता पिता भी जो है इम्पल्सिव हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं कि बच्चे को इतने बार सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। और कई बार ये देखा गया है कि ये अक्सर मतलब एक जन्मजात बीमारी है, और उसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्रीमेच्योर बेबीज जो समय से 9 महीने के गर्भ के पहले ही जो जन्म ले लेते हैं वो बच्चे, या जिनमें डेवलपमेंटल डिले है, यानी जो लेट उठना, बैठना, बोलना, ये लेट सीखते हैं, उनमें ये देखा गया है। कई बार मैटरनल ट्रॉमा, यानी माँ
को प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई परेशानी रही है या कोई सब्सटेंस अब्यूज रहा हो, ड्रिंक्स या ड्रग्स, तो भी ये इन चीजों में देखा गया है कि डिसलेक्सिया आती है। लेकिन अभी भी इसका कोई ठोस वजह नहीं समझ में आई है। खाली यही है कि जो ब्रेन की न्यूरोनल नेटवर्क है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिससे इन बच्चों में खासकर रिटन मैटर को लेके कंफ्यूजन रहता है। तो ये डिसलेक्सिया है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है। और कई बार जो जिनको माइल्ड डिसलेक्सिया रहता है वो आगे चल के कई बार ठीक भी हो जाते हैं। ग्रेजुअल एक्सपोजर से, ग्रेजुअल ट्रेनिंग से ये बेहतर भी हो जाते हैं। तो हम कैसे इन चीजों को समझे? तो अगर बच्चे को आप देख रहे हैं कि उसे लगातार रिटन वर्क में दिक्कत आ रही है, या बोर्ड में लिखा हुआ है या स्क्रीन से उतारने में वो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, अल्फाबेट्स उल्टा लिख रहे हैं, तो ये सचेत होने वाली बात है कि बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है। तो इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। कई बार हम बच्चे अगर रिटन चीज पढ़ने में उन्हें दिक्कत है तो हम उनको ऑडियो लर्निंग करा सकते हैं, उनको रीड आउट करके मैटर समझा सकते हैं। और बहुत जरूरी है, मैं इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की डायरेक्ट काउंसिल मेंबर हूँ और पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस की नेशनल हेड हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें, मॉरली डाउन न करें। क्या होता है अनजाने में टीचर्स या पेरेंट्स वो उन्हें लगता है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों इतनी गलतियां कर रहा है, तो वो लोग कई बार अनजाने में ना चाहते हुए भी बच्चे को बहुत नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तुम तो बेवकूफ हो, गधे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बाकी बच्चों को देखो। तो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करने से बच्चे, और हर बच्चा जो है ना यूनिक होता है, उसमें कोई ना कोई हुनर होती है। तो हम बच्चे के जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव उनकी जो कैपेसिटीज हैं, उसको हम मोटिवेट करें उसमें, क्योंकि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है नेगेटिव इनपुट के कारण, नेगेटिव कमेंट्स के कारण, तो बच्चे के आत्मविश्वास को वापस जगाना ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे में अगर रिटन वर्क को लेके कमी है तो आप उसको, जैसे मैंने कहा, ऐसे बच्चे कई बार म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो आप उनकी दूसरी कैपेसिटीज को एक्सप्लोर करिए और बच्चे के आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करें। और बहुत जरूरी है कि स्कूल्स में डिसलेक्सिया को लेके जो है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये जरूरी है। और अगर बच्चे में डिटेक्ट होता है तो सही समय पे आप मनोचिकित्सकों से मिलिए और साइकोलॉजिकल उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी जो हमारी नेशनल बॉडी है, उसकी पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस की हेड होने के कारण, कि मोटिवेट करे बच्चों को, हतोत्साहित ना करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनके जो दूसरी खूबियां हैं उसको हाईलाइट करे, बच्चे को अन्य चीज में, को करिकुलर एक्टिविटीज में प्रेरित करे। तो जब आप पॉजिटिवली बच्चे को मोटिवेट करोगे तो डिसलेक्सिया भी धीरे धीरे, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग, ऐसे बच्चे जो हैं सुधर सकते हैं और लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम ये तो मान सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हम अपने खुद के प्रयास हमें करने होंगे और उन्हें उस धारा से दूसरी धारा की तरफ मुड़ना पड़ेगा जहां उनका इंटरेस्ट है, और इससे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या वो फिर बाद में अगर वो सही हो जाते हैं तो इस तरह की फिर दिक्कतें उन्हें दोबारा तो नहीं होंगी? देखिए, ये दिक्कतें दोबारा वाली बात नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी जब वो बड़े होते रहते हैं, चीजें सीखते रहते, उसी समय इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने कहा, डिसलेक्सिया माइल्ड हो सकती है, यानी बहुत कम मात्रा में ये उनको परेशानी, मॉडरेट हो सकती है, या सिवियर हो सकती है। तो सिवियर डिसलेक्सिया में मैंने जैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बताए कि उनको ऑडियो लर्निंग करवाएं, है ना, उनकी दूसरी खूबियों को हाईलाइट करें। तो जो माइल्ड एंड मॉडरेट है वो तो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस में धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। और जो इम्प्रूव होगी तो वो परमानेंटली इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं है, ये कोई बाइपोलर मूड डिसऑर्डर नहीं है कि
किसी ने ट्रीटमेंट छोड़ दिया या ठीक हो गए तो दोबारा रिलैप्स होगा, ऐसे नहीं है। जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें रिलैप्स हो सकती है। लक्षण कम होने के बाद भी अगर प्रॉपर इलाज कंप्लीट नहीं होता है तो दोबारा होने की चांसेस है। लेकिन डिसलेक्सिया क्योंकि एक डेवलपमेंटल लर्निंग डिसऑर्डर है, तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है ग्रेजुअली विद एज, विद ट्रेनिंग, विद गाइडेंस, विद सुपरविजन, तो फिर ये जहां तक ये इम्प्रूव होते हैं वो बरकरार रहता है। तो इसमें दोबारा ये लक्षण आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन डॉक्टर रूमा, इसमें यह भी कहा गया, एक रिपोर्ट जो हम पढ़ रहे थे कि जो वयस्क हैं या युवा हैं, उनमें भी इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो वो समस्या एकदम उनके साथ कैसे आती हैं? क्या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी तरह का कोई झटका लगने से, शॉक लगने से इस तरह की समस्या होती है, या फिर बड़ों में भी ये इस तरह की बीमारियां अपने आप हो जाती हैं? नहीं, देखिए, बड़ों में ये बीमारी नहीं हो सकती है अपने आप। ये जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज अ लर्निंग डिसऑर्डर और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी जैसा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अन्य चीजें सीखता है, सीखता चला जाता है, तो उस प्रोसेस में ये खामी रहती है। तो इसके लक्षण अक्सर बचपन में ही दिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे छोटी जगहों में है या उतने पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे नहीं है, तो छुटपन में डायग्नोज नहीं हो पाता है। छुटपन में सोचा जाता है कि बच्चा तो लापरवाह है, बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो इस बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। और बाद में जब बच्चा आगे जाके बड़ी क्लास में आता है या कॉलेज में आता है तो ये डायग्नोज होती है। उसका मतलब ये नहीं कि उसे बड़े होके ये हो गया था, तो उसे पहले से ही, जब वो डायग्नोज नहीं हो पाया, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो अचानक से बड़ों में नहीं होती है। लेकिन हाँ, डिसलेक्सिया तो नहीं, लेकिन कोई भी अगर ब्रेन इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है ब्रेन में, तो कई बार ये होता है कि चीजें, याददाश्त में परिवर्तन आ जाता है। तो उस याददाश्त में परिवर्तन के कारण हो सकता है ऐसी कोई ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी से कुछ लोगों में हो सकता है कि वो लिखना भूल जाएं, तो पर वो डिसलेक्सिया नहीं है। तो डिसलेक्सिया इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी जैसे जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है और डेवलप होता जाता है, उस डेवलपमेंट की प्रोसेस की ये बीमारी है। तो ये आगे चल के नहीं हो सकती, या तो पहले से ही है, आइडेंटिफाई नहीं हुई है, डायग्नोज नहीं हुई है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो बाद में जाके डायग्नोज होती है। चलिए, तो अचानक से नहीं हो सकता। डॉक्टर सत्यकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सत्यकांत, अगर हम इस बीमारी को लेकर बात करें, अगर इसका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, लोगों को जानकारी नहीं है, वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जो इस बीमारी के जो पेशेंट है, कोई भी बच्चा है, उसको किस तरह से सही करना है, वो एक माहौल वो नहीं बना पाते हैं, आगे चलकर कितनी समस्याएं उस बच्चे के साथ बढ़ सकती हैं? देखिए, आगे चलकर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम पीछे से ही बात करें। जो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बचपन से ये समस्याएं शुरू होती हैं, तो जिस तरीके से उसका जो व्यक्तित्व का विकास है वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग, हमारे आपसी संबंधों से डेवलप होता है, उसकी बड़ी गहरी छाप होती है। तो अगर बच्चा सपोज स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो कई बार क्या होता है, बच्चे भी जजमेंटल होते हैं, टीचर्स भी जजमेंटल होते हैं, घर वाले भी जजमेंटल होते हैं। इसकी वजह से उसका जो सेल्फ स्टीम है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। हमें लगता है कि बच्चा लापरवाह है, वो करना ही नहीं चाहता और वो जानबूझ करके बना रहा है, उसका तो पढ़ने का मन ही नहीं है, वो बेवकूफ है, गधा है, ऐसी कई उपमाओं से हम उसे नवाजते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो सबसे टॉक्सिक इफेक्ट है वो एक उसके व्यक्तित्व के निर्माण पे है। ऐसा बच्चा हीन भावना से ग्रसित रहता है, कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, और जो उसे अचीव करना होता है वो कई बार नहीं कर पाता। और दूसरा, जो मैंने बताया कि आत्मसम्मान को उसके बार बार ठेस पहुंचती रहती है, और चूंकि उसे भी लगता है कहीं ना कहीं अपने टीचर से सुनकर के, अपने पेरेंट्स से सुनकर कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मुझ में ये कुछ कमी है, एज इफ की उसकी कोई च्वाइस हो, जबकि यहाँ पर च्वाइस से कोई लेना देना नहीं है। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसके कारण से हमें इसका रिकॉग्निशन बहुत ही अर्ली एज में, जैसा हम लक्षण डिस्कस कर रहे हैं, वो दिखाई दे तो आप मनोचिकित्सक के पास में जाएं, और वहां पर माता पिता का ये समझना बेहद आवश्यक है कि वो ये समस्या जो हो रही है वो उसकी चॉइस नहीं है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसकी वजह से हो रही है। और जैसे ही आप ये बात समझते हैं तो आपके बच्चे के प्रति देखने का जो नजरिया है उसमें बेहद बदलाव आता है।
बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जहां पर ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। वो एक्स्ट्रा राइटर भी देते हैं, टाइम भी मिलता है, प्लस एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होता है जिसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इसे एक डिसऑर्डर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। और जैसा कि हर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में होता है, इसमें बहुत सारी जो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, कई डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड होते हैं। तो उनका जैसे जैसे ट्रीटमेंट होता जाता है चीजें हैं। और इसमें बिहेवियरल थेरेपी जो है, साइकोलॉजिस्ट का रोल, जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, उनका बड़ा रोल होता है। इसमें हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे पास में है उसका हम बेहतर ढंग से यूज कैसे कर सके, और हमें सिखाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ सकती है, दूसरे तरीके अपना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्योर नहीं होता, लेकिन हम जीवन की गुणवत्ता इसमें काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जी सर। सर, क्या ऐसे बच्चों के लिए कोई विशिष्ट स्कूल भी होते हैं अलग से उनके लिए स्पेशल, कि इस तरह के अगर बच्चे हैं जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या इस तरह की मानसिक तनाव में हैं, ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग से स्कूल रहते हैं या सामान्य होते हैं? हाँ, होते हैं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए हर बच्चा स्पेशल है, और हम किसी भी व्यक्ति में अगर कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएं, उसके व्यक्तित्व को कुविकसित होने दें, उसके अंदर कुंठा डालें। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे नए कंसेप्ट ला करके स्कूल्स तो डेफिनेटली होने ही चाहिए, जहां पर स्पेशल ट्रेनर्स हों, जहां पर साइकोलॉजिस्ट हों, स्पेशल एजुकेटर हों, जो इस बारे में जिन्होंने पढ़ाई करी हो, जिन्होंने ऐसे बच्चों को डील किया हो। तो आप देखिए कि उनको जज नहीं किया जाएगा। वहां पर हर बच्चा जब पढ़ेगा, उसको प्रॉब्लम्स होगी, तो उसका जो साथी होगा उसमें भी यही कुछ समस्याएं होंगी, तो उसे हीन भावनाएं नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्कूल्स के कंसेप्ट को बढ़ाना चाहिए। और चूंकि ये प्रॉब्लम जो हमारे लिटरेचर में डिफाइन की गई है, बताई गई है कि वो स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस से ही इसकी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। तो स्कूल में जब एजुकेटर होंगे, मेंटल हेल्थ को के स्पेशलिस्ट होंगे, उनका टेस्टिंग बार बार होती रहेगी पीरियोडिकली, तो मुझे ऐसा लगता है स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और सही समय पर हम करके ऐसे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, सादा से बचा सकते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार वालों के भी मानसिक स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। डॉक्टर रूमा, क्या कुछ आप और दर्शकों को ऐसी कुछ जानकारियां देनी चाहेंगी या ऐसा कोई सुझाव देने चाहेंगे कि जिससे कि इस तरह के अगर बच्चे किसी के घर में होते हैं तो वो बच्चे अपना भविष्य बेहतर कर सकें और माता पिताओं को वो चीज़ें मिल जाएं, वो बातें मिल जाएं, वो जानकारियां मिल जाएं, जिससे वो भी उनको अच्छे से डेवलप कराएं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने लक्षणों के बारे में तो डिस्कस किया है, और जब माता पिता जागरूक होंगे, स्कूल फैकल्टीज जागरूक होगी, तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो मतलब जल्दी उस बीमारी को पहचान करना, ये बहुत अहम चीज है। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे संसार में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की खामी वाले लोग हैं, डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं। तो स्कूल्स इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चे को अगर हम अलग थलग स्कूल में कर देंगे तो उनमें एक हीन भावना डेवलप होगी। तो बाकी सामान्य बच्चों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग हमारे बीच में, ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं, उनका सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और आजकल जो बात होती है वो है कि हम इंक्लूड करें, हर तरह के लोग समाज में मौजूद हैं, और वो खामी वाले लोगों को भी, सामान्य लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस बात से मैं थोड़ा सा गलत ओपिनियन रखती हूँ, और ये पूरे वर्ल्ड में ये किया जा रहा है कि इंक्लूसिव स्कूल्स हों, कि इस डिसऑर्डर वाले बच्चे या कोई भी डिसऑर्डर वाले बच्चे, उनको सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए, उनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स हों, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ रखा जाए ताकि सामान्य बच्चों को भी ये जानकारी हो, उनके साथ वो भेदभाव ना करे, वो जाने कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें कोई कमी है। तो ये क्योंकि सोसाइटी तो इंक्लूसिव है ना, आप हर तरह के लोग हैं, तो अगर इनको अलग थलग रखेंगे तो इनमें हीन भावना पैदा होगी, और इनमें ये बात घर कर जाएगी कि हम में कोई खामी है। तो ये समझना जरूरी है कि इंक्लूसिव स्कूल्स होना चाहिए,
स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए हर स्कूल में, ये जरूरी है, ताकि ऐसे जो भी बच्चे अलग कैपेसिटीज के हैं, कैपेबिलिटीज के हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन बच्चों को ट्रेनिंग मिले। लेकिन इंक्लूसिव वातावरण होना बहुत जरूरी है, यही मैं कहना चाहूंगी। चलिए डॉक्टर सत्यकांत, आप कुछ और दर्शकों को जानकारी देना चाहें या कुछ ऐसे सुझाव जिनसे कि इस तरह की स्थितियां अगर उनके परिवार में या बच्चों के साथ होती हैं तो उसको वो बेहतर कर पाएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर हमें ओवरऑल न केवल इस समस्या के लिए बल्कि ओवरऑल जो इंसानियत का एंगल है उसे बहुत उभरने की जरूरत होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है, आप पड़ोस में ऐसा है, तो उनका आप मखौल या मजाक नहीं बनाएं। कई बार ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है या छीटाकशी का शिकार होते हैं। बच्चे जो नॉर्मल जिनको समस्या नहीं होती है, वो ऐसे बच्चों को बुली करते हैं। तो जो साथ वाले बच्चे होते हैं उनमें विवेक का डेवलपमेंट उतना उम्र के हिसाब से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो साथ के जो बच्चे होते हैं वो काफी बुली करते हैं और समहाउ प्रैक्टिकली उन्हें समझा पाना कितना संभव होगा, ये बड़ी समस्याएं हो सकती हैं कई बार साथ में लोगों को पढ़ाने में। और जो फोकस है, मुझे लगता है वो माता पिता को इस बात पे केंद्रित किया जाना चाहिए कि हम उनके जीवन की गुणवत्ता कितनी अच्छी और बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या नई नई चीजें उन्हें सिखा सकते हैं, और उसके लिए हमें बड़ा लॉजिकल रहना है। कई बार हम इसमें बड़ा इमोशनल एंगल सोचते हैं। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे ये तुरंत ठीक हो जाए। तो बहुत सारे लोग इसमें खुद से ब्रेन स्टिमुलेंट का यूज करते हैं, आयुर्वेदिक बहुत सारे चूर्ण या काढ़े का यूज करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी है, उसके अंडर में आपको सारी बातें समझ लेनी है कि कहाँ पर अगर जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनके लिए अगर कोई मेडिकेशन हम दे सकते हैं तो उसमें दिया जाना चाहिए। और बाकी जो है इसमें बिहेवियरल थेरेपी है और उसकी जो शुरुआत होगी वो पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस से होगी कि आपका बच्चा बीमार नहीं है, आपका बच्चा अलग है, उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है वो दूसरे बच्चों से डिफर कर रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ये किसी भी तरीके से आपके किसी पुराने जन्म के कर्म का, अभी का, इसका नतीजा बिल्कुल नहीं है। अब रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो भी वैज्ञानिक विधियां आपको बताई जा रही हैं आपके थेरेपिस्ट के द्वारा, उनको फॉलो कीजिए और बच्चे की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाइए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यकांत, डॉक्टर रूमा, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारियां काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि डिस्लेक्सिया एक मानसिक रोग इसे कहा जाता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। इसे ठीक किया जा सकता है सिर्फ अपने बिहेवियर से। कैसे हमें उनको डेवलप करना है, इससे शिकायत जो बच्चे हैं, इससे पीड़ित जो बच्चे हैं, उनको दूसरी दिशा में एक मोड़ देना है, जिससे कि वो अपनी जो कमजोरी है, जो उनकी एक वीकनेस है, वो छुप जाए और जहां वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहां जाकर के वो अपने आप को और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ा पाएं। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आपको अगर इस तरह की आपके बच्चों में या किसी तरह की कोई समस्या आस पड़ोस में दिखती है तो कोई भी वरिष्ठ मनोचिकित्सक के पास, अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाकर के उन्हें दिखाइए और इसको बहुत बेहतर ढंग से सही किया जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।